चलिए आज हम लोग लाइट करते हैं चैप्टर प्रकाश। ठीक है ना, तो अभी हमारा सेकंड लास्ट रहेगा साउंड लाइट। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अभी रहता हुआ नहीं है। आज तो मेन कोर्स वाले कोई भी नहीं है ना, सब सारे ऑनलाइन हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल एक एक करके, ये चूँकि चैप्टर बड़ा है तो इसको सेगमेंट बाय सेगमेंट करेंगे। पहले मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, हमें जानना कितना है। एक तो लाइट को जाएंगे, डिफाइन करेंगे लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है ना, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे एक सवाल बहुत है कि लाइट की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर है लाइट की ना, ये इसमें होगा। इसके अलावा हमें इसमें लेंस करने हैं, मिरर करना है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्रैक्शन करना है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। इसके साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानना है, प्रकाश का व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवीकरण है, ये सारी घटनाएं हैं। तारों का टिमटिमाना है, या डॉपलर इफेक्ट जो हम लोगों ने बात किया था कि कोई तारा पास आ रहा है, दूर जा रहा है, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत है। बड़ा सा चैप्टर है। तो लाइट कह लें, ऑप्टिक्स कह लें, एक ही बात है। ऑप्टिक्स का मतलब भी प्रकाश ही है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाश तंतु, जिससे हमारा इंटरनेट केबल चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें देखिए सबसे पहले लाइट के बारे में कि लाइट भी एक प्रकार का एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। जैसे ध्वनि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी तरह से लाइट भी एक ऊर्जा का ही रूप है ना। दूसरा कि लाइट की खासियत ऐसा है कि लाइट खुद ही नहीं दिख सकते, हमारी आंखें लाइट को नहीं देख सकती हैं। लाइट क्या करती हैं, केवल वस्तुओं को देखने में सहायक हैं। जैसे ऑक्सीजन का रोल है कि ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, लेकिन जलाने में सहायक है। बगैर ऑक्सीजन का जलना संभव नहीं है। इस तरह से लाइट में है कि लाइट को हम इटसेल्फ नहीं देख सकते, लेकिन लाइट वस्तुओं को देखने में सहयोगी है। तो इसमें पहला बिंदु हम लेते हैं कि हमें वस्तुएं दिखती कैसे है ना, वस्तुएं कैसे दिखती हैं, इस पे बात करेंगे। तो दिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि वस्तुएं दिखती हैं हमको रिफ्लेक्शन के थ्रू, यानी हमारी आँखों में देखने का कोई सेल्फ जो है क्षमता नहीं है। तो वस्तुओं को देखने के लिए रिफ्लेक्शन, जैसे किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आती हैं और फिर उसका इमेज ड्रॉ होता है और वस्तुएं हमको दिखती हैं। इसी रिफ्लेक्शन को हम ज्योग्राफी में एल्बिडो कह रहे हैं, है ना, या ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। जैसे ये चमक है, लाइट की चमक है, क्या है इसका, पर सेकंड जितना ये इमिट कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ऐसा सब कह सकते हैं। तो वस्तुओं को दिखाई देने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि लाइट वस्तु पर गिरती है, वस्तुओं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती हैं और वस्तु हमें दिखती है। अगर किसी वजह से हम रिफ्लेक्शन को ट्रैप कर दें तो फिर वो वस्तुएं हमारी आंखों से दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो ये पहला बिंदु हो गया कि वस्तुएं हमें दिखती कैसी हैं। तो साफ से जवाब है कि हमारी यानी मनुष्य की आंखों में देखने की क्षमता नहीं है, केवल हमारी रोशनी में रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है कि जब इनिशियल फेज में लाइट की स्टडी हो रही थी तो पहले साइंटिस्ट का नाम आता है न्यूटन का ना। देखिए न्यूटन साहब ने कहा कि जो लाइट है वो
पार्टिकल्स के रूप में होती हैं, कणों के रूप में होती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होती हैं, छोटे छोटे, जैसे डस्ट के पार्टिकल हैं वैसे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। बहुत समय तक यही मान्यता रहा और प्रकाश को कणों के रूप में माना जाता रहा। इसको हम न्यूटन्स का कणकीय सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कण के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में दिया। लेकिन बहुत आगे चलकर इसमें दिक्कत क्या होने लगी कि जब लाइट की और स्टडी आगे बढ़ी तो इसमें ये देखा गया कि कई ऐसे लाइट में कई ऐसे नेचर हैं या लाइट से ऐसे कई फिनोमिनन हैं जिसकी व्याख्या पार्टिकल्स मानकर होती नहीं है ना। आगे हम बात करेंगे उसमें कि जैसे एक एग्जांपल के लिए एक इसमें घटना है प्रकाश का विवर्तन ना, इसी तरीके से व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण का मतलब होता है कि जैसे इस कमरे में एक लाइट जल रहा है, एक और लाइट जला दें तो लाइट की टोटल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसी तरह से साउंड में होता है कि अगर एक साउंड सिस्टम बज रहा है उसके बगल में दूसरा साउंड सिस्टम रख दें तो उनकी नेट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये व्यतिकरण की घटना है। और ये दोनों व्याख्याएं जो हैं, और एक तीसरा है पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना, वो तीनों पार्टिकल्स के रूप में व्याख्या नहीं होती कि अगर लाइट पार्टिकल है तो फिर ये लाइट में ये तीनों प्रॉपर्टीज क्यों हैं। तब फिर आगे चलकर न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हाइगेंस। ये 12th वगैरह में साइंस में हमें पढ़ना पड़ता है। आपने एक नाम और सुनेंगे, यंग। यंग एक साइंटिस्ट है, यंग का व्यतिकरण का सिद्धांत पढ़ना होता है हमको, है ना। तो हाइगेंस महोदय ने सबसे पहली बार ये बताया कि जो लाइट हैं वो वेव्स के फॉर्म में चलती है, यानी कि लाइट्स कैसी हैं, वो तरंग हैं। तरंग का मतलब अब लाइट को न्यूटन के पार्टिकल्स फिनोमिनन से बाहर निकलकर हम उसको वेव्स के फॉर्म में मानने लगे कि लाइट एक वेव्स है। पीछे हम लोगों ने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा ही है कि वेव्स दो प्रकार की होती हैं। जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो प्रकार की, पहली कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो उसमें से लाइट कौन सा वेव में आता है, दोनों में से किस टाइप में आएगा, हाँ, तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं लाइट, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगों की हम लोगों ने फिगर भी ड्रॉ किया था कि लाइट ऐसे चलती हैं, है ना, ये वेव सर्कल में, ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। तो ये हमारा लाइट के चलने का हमारा ग्राफ है। या यूं कहें कि लाइट वेव्स जो हैं जब चलती हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो कण हैं, वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। एक कोई और आया है, ठीक है, परपेंडिकुलर चलती हैं। तो ये हमारे कंफर्म हो गया कि हाइगेंस महोदय ने ये प्रूफ कर दिया कि देखो तरंग जो हैं, यानी लाइट जो है वो तरंग नेचर की हैं, वेव्स नेचर की हैं, ठीक है। तो इस समय तक न्यूटन्स के जो पार्टिकल्स फिनोमिनन था उसको खारिज किया जा चुका था, क्योंकि उसमें उतनी स्टडी थी नहीं। चलिए, तो यहाँ से साबित हो गया कि जो लाइट है हमारी वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। हाइगेंस महोदय के क्रेडिट है कि इन्होंने लाइट को वेव्स के फॉर्म में प्रूफ किया। चलिए, इसके बाद एक जो और साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मैक्सवेल। हाँ, जो ठीक है, उनका नाम लिख लेते हैं, मैक्सवेल। मैक्सवेल महोदय ने ये बताया कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया लाइट को, और
ये और अगले स्टेप की जानकारी थी कि लाइट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इससे भी तरंग प्रकृति है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताया लाइट की। और फिर जो हमारा ये चार्ट याद करिए। इस चार्ट में अब एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या था हमारा गामा रेज, फिर से रिवाइज हो जाएगा जस्ट। ये क्या था एक्स रेज, इसके बाद यूबी, हम यहाँ लिख लेते हैं यूबी रेज था इधर। इसके बाद बीच में क्या है विजिबल है ना यूबी, और इसके बाद इधर क्या है इंफ्रा यानी अवरक्त किरणें हैं इंफ्रारेड। तो यानी ये हमारा, इसको हमने नाम दे दिया दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। और फिर आगे इसका अपना माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड ये था हमारा सीक्वेंस। यानी हमें इंटरेस्ट किस में है कि जो हमारा लाइट है वो बिटवीन ये है ना, किसके किसके बीच में है लाइट, यूवी और इंफ्रा के बीच में। इस पे क्वेश्चन है कि जो हमारा विजिबल लाइट है वो किन के बीच है, तो ए है हमारा अल्ट्रा वायलेट और बी है हमारा इंफ्रारेड। कोई है क्या? वो हमारे नीचे जो चेयर के पास है ना उसमें है, नीचे ले लो। तो हमारे आंखें जो है ना इसके इधर की लाइट को देख सकती हैं ना इसके अपर वेवलेंथ के लाइट को देख सकती हैं, एक खास रेंज में देखती हैं। यानी अगर हम इसको डिफाइन कर लें कि प्रकाश वो तरंगे हैं जो परावैगनी और अवरक्त किरणों के बीच की वेवलेंथ की हैं, हो जाएगा ना डिफिनेशन। और वेवलेंथ भी हमने इसको बनाया था जो लाइट वाले में भी विबग्योर था ना, ये ध्यान करिएगा, ऐसा विबग्योर 50-50 के इंटरवल पे पूरा हमने नैनोमीटर में उसका बना रखा था। ठीक, तो ये प्रूफ करने वाले कौन हैं, मैक्सवेल साहब हैं। इन्होंने बताया कि जो लाइट जो है वो विद्युत चुंबक की तरंगे होती हैं। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग बातें यहाँ तक हमने देख लिया इससे। अब देखो एक चीज़ और आगे चलते हैं। फिर इसमें आए सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, और वो समय है 1905 का। 1905 में आइंस्टीन महोदय ने क्या कहा, इस पे ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चंस। देखो आइंस्टीन को हम किसके लिए जानते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये भी आप एक्स्ट्रा जानकारी रख लेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत था इनका। और सापेक्षता का सिद्धांत का मतलब क्या है, E जो है E इज इक्वल टू mc²। E क्या है, एनर्जी है। पावर कट हुआ है, जस्ट शायद चली जाए, देखिएगा, ऐसे तो हम लोग चेंज कर लेंगे। हाँ, E एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C क्या है, हाँ प्रकाश तरंगों की चाल है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था आइंस्टाइन महोदय ने, उनकी सबसे फेमस सिद्धांत यही है जिनके लिए इनको जाना जाता है, E इक्वल टू mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि कोई सब्सटेंस है अगर उसका मास कन्वर्जन होगा तो वो एनर्जी में बदल जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, तभी से ये पता लगा कि अच्छा यूरेनियम से भी विस्फोट करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम 100 ग्राम यूरेनियम अगर वो डिज़ोल्व होगा, ब्रेक होगा, उसका फिशन होगा, विखंडित होगा वो, तो एक्सेसिव एनर्जी निकलता है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो इस सिद्धांत के लिए नहीं मिला, हाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला, जो यहाँ हमें पढ़ना है। 1905 में इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी ना, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। बताने वाले मैक्सवेल थे कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट, लेकिन उसके इफेक्ट को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बताने वाले साइंटिस्ट आइंस्टाइन, और इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज में अमूमन जल्दी से हमारा गलती हो जाता है कि हम इसको लगा देते हैं सापेक्षता का, लेकिन नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। और इनके बात को इंडोर्स करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन कंपनी बल्ब भी बनाती है, प्रकाश से संबंधित है। तो क्रॉम्पटन महोदय ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी। तो अब हमें इसमें क्या देखने वाले हैं कि जो लाइट है, लाइट की प्रकृति दोहरी हो गई या नहीं, ठीक है। और अभी यहाँ देख लीजिए, तो बात पूरा हो जाएगा क्रॉम्पटन। और साथ साथ आइंस्टाइन ने इसको एक बात और कही, जब प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करा, इन्होंने डिफाइन किया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में चलते हैं, ठीक है। किस में चलते हैं, छोटे छोटे, हाँ, ऊर्जा बंडल्स के रूप में। एनर्जी बंडल शब्द उसके लिए दिया उन्होंने, बंडल्स, है ना। उसको नाम क्या दिया, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। इसी फोटोन से नाम निकला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो सोलर पैनल है हमारा, सोलर पैनल इसी फिनोमिनन को यूज करता है कि वो सिलिकॉन की प्लेट है, इसके ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो जो फोटॉन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, और वही इलेक्ट्रॉन्स तार के माध्यम से जाके बैटरी को चार्ज करता है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं एनर्जी के रूप में। और बार बार ये भी सवाल कि सोलर एनर्जी के लिए हमें बैटरी ज़रूरी ही है, ऐसी बात नहीं है। अब डायरेक्ट सोलर पैनल से जो तार आ रहा है उसको आप बल्ब में जोड़ दो, बल्ब जलेगा। बैटरी तो हमें स्टोर के लिए चाहिए, क्योंकि रात में सूरज नहीं निकल रहा है, तो दिन भर हम बैटरी को चार्ज करते हैं पैनल से, और फिर रात में हम उस बैटरी से एनर्जी लेते हैं। नहीं तो डायरेक्ट सोलर पैनल छत पे रख दें। बहुत सारी आती हैं आजकल गांव में मोबाइल चार्ज करने के लिए, लाइट के लिए, कि पैनल आप धूप में टांग दीजिए और आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। यानी उस प्लेट में, सोलर प्लेट में एक खासियत है कि वो जो फोटन के रूप में जो एनर्जी बंडल्स चल रहे हैं, जो लाइट में हैं, उसको वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे वो सिलिकॉन सरफेस पे टकराती हैं लाइटें, तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एनर्जी निकल जाती है। उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम तार के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह में यूज करें। तो ये आइंस्टाइन महोदय की देन है, फोटॉन्स का जो फिनोमिना है। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि ये हो गया कि प्रकाश जो है वो ड्यूल नेचर का है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी है, यानी प्रकाश में दो चीज़ें हैं। क्या क्या हैं दो चीज़ें? अब पार्टिकल वाली बात तो नहीं है, वो तो पुरानी हो गई, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहला तो ये मानित बात है कि जी प्रकाश जो है एक वेव्स है, एक तरंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरा क्या है कि ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है इसमें, ठीक है। एक ये प्रकृति है कि वेव्स होने के साथ, ऐसा वेव्स तो आप मैकेनिकल वेव्स है, अनुप्रस्थ कहते हो। अनुप्रस्थ कहने का मतलब क्या हुआ, वो तो मैकेनिकल वेव्स हो गया ना। हम लोगों ने साउंड वाले